हेलो बच्चों, आज हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। उसके पहले मैं आप बच्चों बता दूं कि इस समय लॉकडाउन जो चल रहा है इसमें बढ़िया समय निकाल कर मेरे साथ मेहनत कर जाइए। बहुत अच्छी फिजिक्स हो जाएगी, मेरा भरोसा है। आप लोग भी थोड़ी जुड़िए। इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो बच्चे छूट रहे हैं उनका भी फायदा हो जाए। और इसमें जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं सब्सक्राइबर जितने अधिक होते हैं तो मुझे भी मजा आती है कि इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, इतनी चीजें हैं, तो मेरा भी पढ़ाने में मन लगता है तो मेरा भी फायदा है, आप लोग का भी। तो चलिए आगे आज देखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हाँ बच्चों, आज हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा, चलो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगी। आगे देखते हैं, चलिए ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से उठाकर एक दूसरे के समीप लाकर एक निकाय बना दिए जाए। मान लीजिए r दूरी पर लाकर एक निकाय बना दिए। ये जो सिस्टम बनाया है हम लोगों ने, ये जो सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम बनाने में जितना कार्य करना पड़ा ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यानी अनंत से आवेशों को उठाकर एक दूसरे के समीप लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। बच्चों क्या समझ में है? डिफिनेशन भी ऐसे लिख लेना। अब इसमें से कुछ चीजें हम लोग देखें कि अगर ये इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल मतलब इनिशियल कंडीशन अनंत से उठाया हम लोगों ने, और ला कहाँ है, फाइनल इसको ला रहे हैं एक दूसरे के समीप r दूरी पर दोनों आवेशों को ला रहे हैं। तो उस समय पर जो स्थितिज ऊर्जा लिखी जाती है u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर जो कार्य है, लेकिन ये कार्य एक्सटर्नल है और साथ में इसमें एक कंडीशन और एक्सटर्नल बल द्वारा किया गया कार्य है। इसमें बच्चों कंडीशन ये है कि जब आवेशों को एक दूसरे के समीप ला रहे थे तो बहुत स्लो मतलब बहुत धीरे लाना है, जिससे इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है वो जीरो हो। ये जीरो होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर ऐसा है तो फिर एक कंडीशन और बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कार्य ऊर्जा प्रमेय में देखा था कि जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है और जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है वो मिलकर निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है तो उस समय पर जो एक्सटर्नल यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है उसको लिखा जा सकता है माइनस का संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर माइनस w, और ये संरक्षी बल द्वारा, यहाँ जो कार्य है वो संरक्षी बल द्वारा। अब इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि संरक्षी बल के विरुद्ध, माइनस मतलब विरुद्ध किया गया कार्य इन निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। लेकिन कार्य कहां से कहां करा जाए तो उसके लिए अनंत से एक दूसरे के समीप लाना। जो कार्य है ये कार्य है बच्चों अनंत से आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में जो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या बच्चों बात समझ में आई? आगे देखते हैं। जिन्हें नहीं आया बच्चों एक बार और समझा दो। मैंने क्या किया, दो आवेशों को अनंत पर पहले माना है, उनको परस्पर एक दूसरे के समीप r दूरी पर लाकर एक निकाय बनाना है। जो ये निकाय बनाया हूं, इस निकाय बनाने में जो मैंने वर्क किया उसी वर्क को मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जान रहा हूँ, मतलब उसी वर्क को मैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य चेक करना इस निकाय को बनाने में। तो यहाँ जो कार्य है इस कार्य को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो टोटल कार्य है इस कार्य को मैं ऐसे लिख, तो यही कार्य स्थितिज ऊर्जा तो मैं ऐसे लिख लिया। यहाँ पर मैंने अभी ये सूत्र बताया था पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सूत्र है। u फाइनल माइनस u इनिशियल है फाइनल है बराबर ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ऐसे लिखा जा सकता है, या संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, या संरक्षी बल वैद्युत बल है, ये सब अभी बताया, उसके बल के विरुद्ध किया गया कार्य। सीधी यहाँ रखा माइनस ये उसी तरह हो गया। यहाँ पर बल कितना लग रहा होगा तो k की ओपन r स्क्वायर, यहाँ पर अत्यंत बहुत छोटा सा विस्थापन कर लिया dr, तो dr चूंकि घट भी रहा, इधर ला रहे हो r ये था, उधर ले जाते प्लस का, इधर ला रहा हूँ माइनस का, और इनटू cos थीटा। तो वैद्युत बल, कुछ बच्चे थीटा नहीं समझ पाए करते तो बता दूं,
आप सोचो ये प्लस का चार्ज है, दूसरा प्लस चार्ज यहाँ रख दूं, फ्री कर दूं, भाग जाएगा ना उधर, मतलब बल इधर लग रहा है, इधर थोड़ी आगे चिपक जाएगा, मतलब इधर लग रहा है ना, बल इधर लगा, बल इधर लग रहा है, ले तो इधर जा रहा है, तो बताइए इनके बीच में कितने अंतर, 180 तो है, 180 रख लिया बच्चों। कहा से 180 का मान -1 माइनस प्लस, ये माइनस बच ही गया, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ इसका मैं समाकलन करा, 1/r होता है, समाकलन तो पता ही, 10 बार कर चुके, 1/r उठा के रख दिया, y प्लस हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई 0, क्योंकि 1/r अनंत आती उठा के हो गई। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पर हम लोग अगर स्थितिज ऊर्जा को अनंत पर कितनी मान लें, 0, ऐसा फिजिक्स मान ले, वहां पर 0, अगर यहाँ 0 है तो फिर इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कितनी बची, अगर ये 0 रख दूं तो इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाती k Q1 Q2 अपॉन R, और ये दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का बिंदु। चलिए बच्चों एक विधि और ढंग से समझते हैं, बिल्कुल फिट समझ में आएगा, देखिएगा टिन टिन टिन। मान लीजिए Q1 Q2 दो को मैं अनंत पर लूं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक परस्पर समीप ले आइए, Q1 यहाँ ले आइए, Q2 यहाँ ले आइए, ये जो भी सिस्टम बनाने में जो वर्क करा यहाँ से यहाँ तक लाने में, इसी वर्क को अनंत से आधुरी तक लाने में जो ये वर्क है, अगर ये एक्सटर्नल है, यही इसकी स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। एक दूरी मैंने आर ले ली। देखो पहले हम इसको ढंग से समझ रहे हैं कि जो अपना u था तो इसको लिख रहे हैं, ये इनिशियल वैल्यू है और ये इसकी फाइनल वैल्यू, पहले ऐसे चाहते हो वैसे, u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर। देखिए अब सोचो, 1 मिनट में सोचो, पहले मैं Q1 को ला रहा हूँ, यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था, Q1 को उठा के लाया, कार कितना 0, अब Q2 को ला रहा हूँ, Q2 ला रहा हूँ, तो यहाँ पहले से उपस्थित है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता। तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि डेल V बराबर सूत्र होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q, जिसको ला रहे हो अनंत से यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ पर Q2 था वैसे, तो Q इंटू फिर गुणा W एक्सटर्नल बराबर Q इंटू डेल V, तो मैं इधर पे Q इंटू डेल V लिख लूँ। अब यहाँ पर अगर रखो तो 0 प्लस Q की जगह किसको लेके आ रहा है, Q2 को लेके आ रहा है। यहाँ पर जो विभवांतर है इसको मैं लिख सकता हूँ U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसको लिख लिया जाए Q2 और इसको फाइनल, यानी यहाँ का यहाँ पर ये फाइनल है, यहाँ लेके आ रहा है, यहाँ पर विभव है K Q, इसके कारण इस पर है, इसके कारण इस पर, तो K Q1 अपॉन R और माइनस इसके कारण Q1 के कारण अनंत पर 0, तो मैं इधर पे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 अपॉन R, और यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसको मैं 0 मानूं, ये 0 हो गई, तो U फाइनल मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा ये हुई खत्म। सबसे छोटा इससे छोटा नहीं हो सकता, ये एकदम सही है, 100% करेक्ट। अब ये नहीं सर ने सब तुक्का लगा के सेट कर दिया, एकदम 100% करेक्ट। आप ये भी कर सकते, जो मैं सवाल करूंगा ऐसे ही करूंगा, इस तरह नहीं करूंगा वो समाकलन लगा के ये करके, वो बड़ा लंबा खींच रहा है, इसको तुरंत करेंगे खत्म हो से। अब कुछ सवाल देखिए। हाँ बच्चों एग्जाम्पल, हाँ तो एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा माने कि एक हमें निकाय यानी एक सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, Q Q Q, ए भुजा ए भुजा ए भुजा। अब इस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा क्या है क्वेश्चन मार्क, चलिए इसको हल करें। स्थितिज ऊर्जा इस सिस्टम की देख रहे हैं, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पॉइंट की कभी स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, निकाय की पूरी स्थितिज ऊर्जा है, पॉइंट आवेश की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। अब वैसे सोचे जैसे निगमन में करे थे, पहले तो हम इन आवेशों को कहाँ से लाए, अनंत से लाए, अनंत से, जो अनंत है अनंत से एक निकाय बनाए होंगे, ऐसा सोचो, इस निकाय बनाए जो कार्य हुआ होगा उसी कार्य को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। बात सही कह रहा हूँ, संध्या आप तो सही कहते हैं। तो ठीक है, पहले एक चार्ज लेके आओ, मान लो इसको लाऊंगा पहले, फिर इसको लाया होगा, इसको लाया होगा, ऐसे आप भी ऐसे सोच लो या जैसा आपकी इच्छा सोच ले। पहले लाए तो 0, फिर इसको लाए, जब इसको लाए तो ये पहले से आ रहा, ये नहीं रहा, अब इसको लाए, एक एक को ला रहे हैं, जब इसको लाए इसने विरोध करा, तो यहाँ पर इन दोनों का जो स्थिति ऊर्जा हो गई K Q Q अपान इन दोनों के बीच की दूरी है प्लस, अब इसको लाए तीसरे को, तो ये दोनों ने मिलकर विरोध किया,
मतलब इन दोनों कारण स्थिति ऊर्जा रही होगी के क्यू क्यू अपान ए, इनके बीच की दूरी, और प्लस के क्यू 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 अपान इनके बीच की दूरी है, बराबर यह हो गया 3 के क्यू स्क्वायर अपान ए। इसका एग्जैक्ट उत्तर कैसा लगा? अच्छा, आगे देखते हैं। दो एग्जाम्पल देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल हो गया, दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल। देखिए दूसरा बच्चों, हम कुछ ऐसे करेंगे, मान लीजिए क्यू 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 ए ए ए ए। बच्चों एकदम गड़बड़ ना हो, हल करो, स्क्रीन रोक लो, हल करो, तो मुझे उत्तर चाहिए। चलो ठीक कर ली, चलो ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पहले आप इसको लेके आओ, तो 0, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब इसको लेके आए 0, फिर दूसरे को लेके आए, तो पहले से कौन उपस्थित था? 1। अरे ठीक है, अलग अलग बना भी दो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके इन कोनों पे है। पहले मैं इसको लाया तो यार यहाँ कोई नहीं था ना, तो 0। अब मैं इसको लेके आया, जब इसको लाया तो ये बस है ना, तो इसको लिखूं के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी, तो यहाँ लिख लूं ये प्लस, फिर मैं इसको लेके आया ये वाले को, तो अब कौन है? पहले से है, 2 लोग हैं, तो ये इसके कारण भी और इसके कारण भी, तो के क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी, तो ये अब प्लस आगे लिख रहा हूं प्लस। अब देखो इसके कारण तो हो गया, अब इसके कारण भी कर ले, तो के क्यू स्क्वायर अपान इन दोनों के बीच की दूरी, ये हो जाएगी √2a प्लस। अब इसको उठा के लाओ चौथा, तो अब ये तीनों विरोध करें, 3 सूत्र बन गए। पहले इसने विरोध किया तो के क्यू स्क्वायर अपान ए, फिर इसने विरोध करा तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस, अब इसने विरोध करा तो के क्यू स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी, तो √2a। ये इसका उत्तर हुआ बच्चों। अब देखो के क्यू स्क्वायर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस ये 2 है, तो 2 और ये तो बटे √2 था, तो √2 ऊपर पहुंच गई, √2 के क्यू स्क्वायर अपान ए। ये इसका उत्तर हुआ बच्चों। समझ में आया? नहीं तो मैं 5 का दे दूं, तो फिर ये बड़ा सूट लगाते फिर ना, ना तुम लोग समझ पा रहे हो, तो फिर मैं ये दे दूं, अब लगाओ, या फिर अगर ऐसे ही नहीं समझ नहीं आ रहा हो तो फिर ये ले लो, क्या गन ले लो, फिर क्यू 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 प्रत्येक भुजा ए। आप सोचो इस पूरे सिस्टम की स्थिति ऊर्जा क्या है, सोचो यार, क्या रख लो, फिर देखो इस पूरे सिस्टम की स्थिति ऊर्जा क्या है। इसको तो थोड़ी टफ हो जाएगा, लेकिन ये किया जा सकता है, ये करके देखो, मजा आ जाएगा। पहले सोचो 1 लाओ तो 0, फिर दूसरा लाओ, फिर तीसरा लाओ, लेकिन इसमें कम से कम 17-18 बन जाएंगे, बड़ा लंबा खींच जाएगा। चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा दे दे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल देखो। मैं क्या करूँ, एक ऐसे कर दूँ, संभव ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 कूलम, ये 2 कूलम, ये माइनस का 3 कूलम। अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए करें। ये एक चीज और नोट करके बच्चों लिख लिया, थोड़ी बार शायद भूल भी गया था इसके पहले बताने के लिए। जब भी U बराबर के Q1 Q2 अपान R लगाए, तो Q1 व Q2 का चिन्ह सहित मान रखें, चिन्ह सहित मान रखें। हाँ ये तो चलिए ठीक है, इसको आप हल करके दिखाएं मुझे। हाँ तो कुछ बच्चे करने लगे होंगे, तो फिर अब मैं कर रहा हूँ। पहले मैं किसको लाऊं, जिसके इसको ले आया जी, आप किसको लाऊं, इसको। तो ये बस रहता तो कैसे है, यहाँ बनाता हूँ चित्र। पहले मैं इसको लाया 3 को लाऊं तो 0, मैं 1 को लाऊं तो ये बस था, तो ये के क्यू क्यू क्यू, तो 1 गुणे -3 अपान के Q1 Q2 अपान R, इनके बीच की दूरी तो कितनी, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर।
मीटर पे कर ले यार, कौन नहीं बदलता है, 2 मीटर। आगे देखें प्लस, अब इसको लेके आओ 2 कूलम, तो इनके बीच की दूरी, तो जब इनके बीच की दूरी, अब ये भी विरोध करेगा, ये भी, तो एक बार ये एक बार ये, तो मैं लिख लूँ के क्यू ए गुणे 2 अपान इनके बीच की दूरी, अगर ये 3 है ये 2 है तो ये कितनी हो जाती है, 3 का 9, 2 दूनी 4, 9 4 13, अंडर 13 हो जाती है, ये अंडर 13, तो अंडर 13 हो जाती है। अब प्लस, अब ये भी विरोध करता तो मैं लिखता के और -3 गुणे 2 बटे इनके बीच की दूरी तो 3, तो इस तरह से लिखा जा सकता था -3 के अपान 2 प्लस ये माइनस का ये भी है -6 के अपान 3 और प्लस 2 के अपान अंडर रूट 13 के कॉमन ले लीजिए या इसको जोड़ लीजिए, उसके साथ वैल्यू रख लीजिए, ये 3 गुना 6 हो जाता, तो इसको लिखा जा सकता था 2 दूनी 4, 4 3 7 -7 के बाई 2 और प्लस 2 के बटे अंडर रूट 13। इसका एग्जैक्ट आंसर होता वोल्ट, सॉरी जूल, एनर्जी निकाल जूल। जी क्या बच्चों बात समझ में आई मैं कैसे हल कर रहा हूँ, ऐसे ही हल करना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और सवाल। हाँ बच्चों, आगे कुछ सवाल दिए, इन सिस्टमों की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। बच्चों इधर मैं बता दूं, ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, -2 कूलम प्लस 2 कूलम 3 मीटर, इस पूरे की स्थितिज ऊर्जा क्वेश्चन मार्क। खुद से करना है यार बच्चों, जो भी है कमेंट्स करना, मैं बताऊंगा सही गलत, इसमें भी करना है। ये एक आयत है, ये 4 मीटर है, ये भी 4, ये 3, तो ये 3, तो यहाँ 1 कूलम -2 कूलम 3 कूलम -2 सॉरी प्लस 2 कूलम। मैं कह रहा हूँ इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, ये आप बच्चों दो खुद से करना है, प्लीज और प्लीज करके दिखाओ बच्चों प्लीज। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ एक 0.4 2 माइक्रो कूलम। हाँ बच्चों, इसका जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था, मैं अलग से लिख के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। इस पॉइंट पर 2 माइक्रो कूलम, इस पर 2 माइक्रो कूलम और इस पॉइंट पर -4 माइक्रो कूलम का आवेश स्थिर है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच की दूरी टोटल 6 मीटर है, 3 4 मीटर दूर ऊपर -4 माइक्रो कूलम आवेश था, यहाँ से इसको रिलीज करो, यानी इसका प्रारंभिक वेग जो था 0। जब इसको यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो जब इसको पास आउट करेगा O को, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन मार्क ये था। तो पहले तो आप चेक करो इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको पता है ये प्लस का है माइनस का, तो ये अपनी तरफ ऐसे खींचता और ये अपनी तरफ ऐसे खींचता, अगर ऐसे खींचते तो ये परिणामी रूप से ऐसे इसमें बल लगता और ये ऐसे चलता, मतलब आएगा तो, और स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि बल लग रहा है, बल का स्पीड इसकी बढ़ती जाती। तो अगर इसका द्रव्यमान भी मैं 1 ग्राम ले लूं, 1 ग्राम का द्रव्यमान है, इस वाले पॉइंट आवेश का जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है, तो जब इसको पास करता O को तो उस समय स्पीड क्या थी, इसको बच्चों में निकालना। यही सेम सवाल जब आप लोग को पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है, वहां पर ये सब डायरेक्शन और ये सब चीजें जो बल की डायरेक्शन कितनी है, बल कितना है, और स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कितनी स्पीड से जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या है, सब चीजें निकलवाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो हम निकाले, चूंकि पोटेंशियल पढ़ा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में फायदा हो जाता है कि बहुत छोटे से हल हो जाते हैं, ट्रिक से हल हो जाते हैं, इसलिए इसको दोबारा बताया जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं यहाँ इसकी टोटल एनर्जी चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ कोई असंरक्षी बल तो लग नहीं रहा, तो इसका मतलब जो इसकी एनर्जी इनिशियल है इस पॉइंट की, वही इस पॉइंट की फाइनल एनर्जी भी होगी जब यहाँ से क्रॉस करेगा, यानी हर एक पॉइंट पर इसकी नेट एनर्जी सदा कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी मैं लिख सकता हूँ स्थितिज ऊर्जा इनिशियल, गतिज ऊर्जा इनिशियल का योगफल, और स्थितिज ऊर्जा फाइनल और गतिज ऊर्जा फाइनल का योगफल, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल कांस्टेंट रहना चाहिए। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट की चेक करो, तो इसके कारण वैसे निकाय की पूरी होती है, लेकिन इस पर इसके कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो मैं लिख लूँ के Q1 Q2 तो -8, माइक्रो हो गए 10⁻⁻12 अपान इनके बीच की दूरी, तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 मीटर हो गए, तो 5 प्लस इसके कारण चेक कर लो, ये हो जाता के Q1 Q2 यानी -8 × 10⁻12
अपान इनके बीच की दूरी तो 5 प्लस 0। क्या बात समझ में? 0 का ये थी स्थितिज ऊर्जा और ये थी गतिज ऊर्जा। इस पर हम चेक कर रहे हैं। जब ये यहाँ आया तो फिर से चेक करा जाए इसकी स्थितिज ऊर्जा फाइनल वाली। यहाँ जब आ जाता तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाती? के यहाँ -4 आ गया तो -8 गुणे 10 घाते -12 अपान इनके बीच की दूरी 3 प्लस इनके बीच तो यही सेम टू सेम फिर से आ जाता तो यानी के -8 गुणे 10 घाते -12 अपान 3 अब प्लस गतिज ऊर्जा। तो इस बार गतिज ऊर्जा 0 नहीं होगी तो लिख लें 1/2 यम वी स्क्वायर। मैं आपसे वी पूछा तो आप चेक करो बेटा ये कितना है। सेम वैल्यू 2 बार है तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 2 इंटू ये वैल्यू तो -16 8 दूनी 16 के इंटू 10 की पावर -12/5 और वो जब ये वैल्यू सेम है और तो जुड़ती तो ये भी 2 हो जाती, जब इधर आती तो प्लस की जाती। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 के इंटू 10 की पावर -12/3 बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। बच्चों समझ में? और आगे देखते हैं, आगे यहाँ देख लें। तो जब इसको मैं घटाता ये ऊपर कॉमन हो जाता तो कितना हो जाता? 16 के गुणे 10 घाते -12 हो जाता कॉमन। यहाँ कितना बचता? यहाँ बचता बेटा -1/5 और यहाँ बचता 1/3 एलसीएम हो जाता 15। तो 5 × 15 -3 + 5 बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। अब देखो के का मान रख लो, ये हो जाता 16 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9 के का मान गुणे 10 घाते -12 गुणे इनका मान हो जाता 2/15 बराबर 1/2 यम का मान रख लो 1 ग्राम तो 1 गुणे 10 की घाते -3 और गुणे वी स्क्वायर। बस इसको हल कर लें बच्चों, उत्तर आ गया। देखते हैं बच्चों इधर तो यहाँ घात ये 9 ये 12 तो -3 कट गए। ये बच्चा 2 दूनी 4 अंडर रूल भी कर लेना। ये हो जाता 16 गुणे 9 और गुणे 2 दूनी 4/15 ये आया बराबर v। तो अंडर रूल कर लो, इसको लिखा जा सकता है 4 गुणे 3 गुणे 2 बट्टे अंडर रूल 15 बराबर v, यानी v बराबर 4 × 12 = 24 लिखा जा सकता है 24/अंडर रूल 15 मीटर पर सेकेंड। ये उसका उत्तर। ये उत्तर रहा। इसमें हम लोग का समझने की कोशिश कर रहे थे ये कि जो पहले की एनर्जी होती है टोटल एनर्जी और बाद की जो टोटल एनर्जी यानी इसके हर एक पॉइंट पर जो नेट एनर्जी होती है वो कांस्टेंट बने रहती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं उनको ढंग से हल कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों ये चीज नोट करके लिख लें, नोट करके ये लिख लें कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर था के Q1 Q2/R। जहां हम लोगों को पता है कि जहां Q1 व Q2 के चिन्ह सहित मान रखते हैं, सहित मान रखते हैं। चलिए बच्चों थोड़ी बात करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, दो मान लीजिए एक प्रोटॉन ले लिया और दूसरा भी प्रोटॉन ले लिया, यानी Q1 भी प्लस का Q2 भी प्लस का। अब इन दोनों को पास पास लाया जाए, समीप लाया जाए, ऐसा लिख लीजिए समीप, और इधर दूर ले जाए तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, घटेगी कि बढ़ेगी, ये चीज हमें चेक करना। ये दोनों Q1 व Q2 दोनों प्लस के अगर हो और इन दोनों को समीप लाओ, ये मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों को समीप लाए तो ये R घटेगा। अगर R घटेगा, अगर ये वैल्यू घटी तो U बराबर है या U अनुपाती 1/R। तो अगर ये घटा तो ये क्या होता है, बढ़े। इसका मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती और यहाँ स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अगर दूर ले जाऊंगा तो R बढ़ेगा, अगर R बढ़ा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अगर हम दोनों माइनस के लिए लें तो दोनों माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो जब माइनस माइनस करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो ये जब भी आप क्या करेंगे, इनको समीप लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घटती है।
अब आगे देखते हैं, अगर एक प्लस का ले लें एक माइनस का ले लें, एक प्लस का क्यों ले लें एक माइनस, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के समीप ले जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस का गुणन जो होता है वो माइनस होता है। अब माइनस अगर हुआ, आप समझो कि एक दूसरे के समीप ले जाए तो समीप लाने पर ये u बढ़ेगा, लेकिन अब माइनस का 10 फिर बढ़ के -15 फिर -20 ऐसे होगा, जैसे एग्जाम्पल पे मैं कह रहा हूँ। अब अगर इनको देखा जाए माइनस की वैल्यू तो रियल में एक कम है, -15 -10 से छोटा है, -20 -10 से और छोटा है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा घटती है, चूंकि माइनस की हो जाती है, अपोजिट हो जाए, और जो दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये चीज जो आया है इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी जब दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और दूर ले जाने पर घटती है। लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो स्थितिज ऊर्जा घटती है और दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों समझ में आए? आगे देखते हैं। आगे बच्चों ये कुछ विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। चेक करें बच्चों, इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो पहले तो मैं एक समान विद्युत क्षेत्र ले लूं। ये मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इसमें दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जाए, मान लीजिए -q है और ये +q, एक विद्युत द्विध्रुव ये, और इसको मैं यहां से जो इसकी थीटा है, यानी ये किसकी डायरेक्शन, विद्युत द्विध्रुव p की डायरेक्शन, और ये e की डायरेक्शन है, तो p और e के बीच जो कोण है वो थीटा है। मान लीजिए इसमें थीटा या θ1 से इसको घुमा रहा हूं θ2 तक। मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाए, ये यहां पहुंच जाए घूमकर -q, और ये घूमकर यहां पहुंच जाए +q, यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। तो यह अब क्या जो इनका कोण है, अब जो क्योंकि p इधर पहुंच गया और e तो वही है, तो अब जो कोण हो गया वो θ2 हो गया। मतलब यहाँ जो कोण है इसको मैं दिखा रहा हूं कि ये θ2 है। अच्छा समझ में आ रहा है? ये θ2 है। तो अब इस यहां से यहां तक घुमाने में कार्य कितना हो। अच्छा हम वैसे देखें कि कार्य करना पड़ा कि कार्य प्राप्त हो, तो प्लस से बल लिखा है, माइनस की ओर चलती है, ये प्लस को प्लस की तरफ ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगा, मतलब जो वैद्युत बल है वो इधर को लगा होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल जो हम इंटरनल बल लगा रहे हैं वो इधर है, बाह्य बल इधर लग रहा है बच्चों। तो इसका मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा। वही चीज में लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इधर क्या घुमा रहे, इधर खुद घूम जाएगा ना तो प्राप्त कार्य हो जाएगा, जबकि मैं लिखा हूं कि घुमाने में किया गया कार्य, तो अपोजिट में मुझे घुमाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूं, ये θ1 है और ये θ2 है, यहाँ जो कोण है θ1 से θ2 घुमाया। अब कार्य बराबर सूत्र हुआ करता है F.ds, ये होता है। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि टाउ लिख लिया जाए डॉट फिर थीटा लिख लिया जाए। अब यहां पर आप देखिए तो बल की जगह बलागुण लग रहा है, अपनी जगह पर ही घूम रहा है, तो मैं इसको यूज कर लूं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टाउ कितना है, तो टाउ बराबर हम लोग पढ़े थे P sin थीटा, और थीटा भी P और E के बीच था जो यहाँ दिखाया गया। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, इसको एक सिचुएशन और ले लें, ये थीटा यहाँ से कहाँ से विद्युत क्षेत्र के साथ, और थीटा में जाके डेल थीटा बहुत छोटा सा विस्थापन कर ले, बहुत छोटा सा विस्थापन डेल थीटा, उतने में कितना कार्य होगा उसको मैं लिख रहा हूँ W बराबर समाकलन टाउ यानी P sin थीटा इंटू डी थीटा, और कहाँ से कहाँ टोटल घुमा रहा था, θ1 से θ2 तक, तो ये नेट कार्य है।
इसको लिखा जा सकता है पी। उसी तरह साइन का समाकलन कास ये हो जाता माइनस कास थीटा। साइन का समाकलन माइनस कास थीटा, अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1। तो इसको लिख लिया जाए तो ये हो जाता पी, ये माइनस का है तो अपोजिट रख लो, तो कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। ये समझ में आया बच्चों? ये घुमाने में किया गया कार्य है। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हम प्रारंभिक जो पॉइंट है यानी थीटा 1 है वो विद्युत क्षेत्र और पी की डायरेक्शन सेम होती, यानी थीटा जो 1 है वो बराबर अगर मैं 0 अंश रखूं तो इस सिचुएशन में आता W बराबर पी कास 0 को माने 1 माइनस कास थीटा, थीटा 2 को थीटा रहे। ये घुमाने में किया गया कार्य। थीटा 1 को मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि यहां से जहां थीटा 1 से जहां से चालू किया मैं इसकी साम स्थिति से चालू करता, स्थायी संतुलन से चालू करता। स्थायी संतुलन से अगर चालू करता फिर घुमाता तो स्थायी संतुलन तो 0 अंश कोण है। अब यहां से थीटा थीटा घुमाया है तो थीटा घुमाने में किया गया कार्य इतना, थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य बच्चों इतना। अब थोड़ी अगर इसमें और डिस्कशन करते तो स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लीजिए कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अब हमें पता है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी यू फाइनल यानी थीटा 2 माइनस यू इनिशियल यानी थीटा 1 से थीटा 2 ले गए, ये है हुआ करता है प्लस का WEXT घुमाने में किया गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर अगर रखते हैं तो यही आ गया, यानी आ जाता PE और कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। अब समझो बच्चों, अब हम उसमें देखे थे कि जब हम अनंत से यहां लाते थे तो अनंत पर स्थितिज ऊर्जा को क्या मानते थे? 0। तब हमें इस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा, जिस पॉइंट तक लाया उस पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा निकलती थी। इसका मतलब यहां पर भी कहीं ना कहीं हमें पहले 0 मानना पड़ेगा। यहां हम लोग क्या करते हैं कि जो लंबवत होता है यानी थीटा 1 को मान लो 90 अंश, जो लंबवत होगा वहां पर u 90 अंश का मान 0 माना जाएगा। और अगर u 90 पर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो फिर थीटा घुमाने में कितना, तो अगर यहाँ पर लिख लूँ तो u थीटा 2 माइनस u 90 बराबर, यहाँ पर लिखा जा सकता है बच्चों, यहाँ लिखे दे रहा हूं, यहां लिखा जा सकता है PE cos 90 माइनस cos थीटा 2। उसी तरह लिख दूं cos 90 का मान 0 हो जाता है तो ये माइनस का P cos थीटा 2, यानी यहां पर आपका जो आ गया तो यहां पर ये 0 हो जाता है तो u थीटा 2 बराबर, यानी u थीटा बराबर लिखा जा सकता है माइनस का P cos थीटा। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, ये स्थितिज ऊर्जा और ये कार्य। अब बच्चों कुछ सवाल देखते हैं। हाँ बच्चों, यदि हम थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 0 अंश और थीटा बराबर 180 अंश लिए तो फिर इनके चित्र सहित हम थोड़ी समझते हैं कि कैसी स्थितियां आएंगी, थोड़ी रिजल्ट देख लीजिए। ये समझ लीजिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तीनों कंडीशन में मैं चित्र बना दूं कि द्विध्रुव रखा कैसे होगा, आप लोगों को एकदम स्पष्ट हो जाएगा चित्र से। देखिए यहाँ पर थीटा जो हुआ करता है, समझ लीजिए E और P के बीच का कोण है, तो E की डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ पर मैं P कर लूँ, यहाँ मान लो माइनस Q रख लिया जाए, यहाँ प्लस Q रख लिया जाए तो P की डायरेक्शन ये हो जाएगी और E की डायरेक्शन ये, तो कोण हो जाता 90 अंश। ऐसे कुछ द्विध्रुव रखा हो, ये द्विध्रुव है बच्चों, ये जो बीच में रखा है द्विध्रुव, ऐसे कुछ रखा है। अब इसमें अगर देखें तो इस पर जो लगने वाला बल है, बल तो इस वाले चार्ज के लिए जो बल है वो इधर है, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगा करता है E इंटू क्यू, और जो माइनस पर है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगता है E इंटू क्यू, यानी जो लगने वाला F नेट बल है ये तो 0 है। अब यहां पर अगर हम P बराबर देखें तो P बराबर सूत्र होता है, सॉरी टाउ बराबर सूत्र होता है P साइन थीटा, और थीटा कितना रख दिया जाए 90 अंश, तो टाउ बराबर आ जाता P
और अगर हम लोग देखें स्थितिज ऊर्जा तो U कितने पर 90 अंश पर देखा जाए तो माइनस PE cos 90, तो cos 90 अंश का मान 0। तो बल ये होता, बल आघूर्ण ये होता और स्थितिज ऊर्जा ये होता। ऐसे ही इसमें चेक कर लिया जाए तो अगर इसमें अगर देखें तो 0 अंश का कोण, तो ऐसे ही हम रख दें, यहाँ माइनस क्यों रख दें या प्लस क्यों रख दें। तो P की डायरेक्शन ये होती और E की डायरेक्शन भी ये, तो थीटा हो जाता 0। ये द्विध्रुव बच्चों रखा है, ये द्विध्रुव। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो F नेट कितना होता 0, क्योंकि इधर लगता बल और इसमें इधर बल लगता। और दूसरी वैल्यू अगर हम लोग टाउ देखें बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर PE sin 0, तो sin 0 का मान 0, मतलब लगने वाला बल आघूर्ण भी 0 है। तीसरा नंबर स्थितिज ऊर्जा देखें 0 अंश पर, तो सूत्र होता है माइनस P cos 0, तो cos 0 का मान 1, तो माइनस P। ये इसकी स्थितिज ऊर्जा। यहाँ 180 अंश पर लिखूं, यानी इधर रख लूं मैं माइनस क्यू, इधर रख लूं प्लस। तो जो E की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी। हाँ बच्चों, जो P की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी और E की डायरेक्शन ऐसे होगी इधर। तो यहाँ कोण बन जाता 180 अंश, क्योंकि जो थीटा हमें लेना है इनके बीच बना कोण है बच्चों, ध्यान देना। तो अगर 180 अंश है तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे जो F नेट है, यानी इस पर लगने वाला नेट बल वो तो 0 है, क्योंकि इस पर बल इधर लगता इधर और माइनस पर इधर, और नेट बल वाई इंटू क्यू तो हो जाते एक दूसरे के विपरीत वेक्टर है, घटकर हो जाते 0। अब हम लोग निकाल लें टाउ, तो टाउ बराबर सूत्र होता है PE sin 180, तो 90 प्लस 90 cos 90, तो ये भी 0 हो जाता। तीसरा हम देखें स्थितिज ऊर्जा, तो ये 180 अंश पर स्थितिज ऊर्जा चेक करी जाए तो माइनस P और cos 180 अंश का मान -1, तो प्लस का P। ये बच्चों का ये तीनों सिचुएशन हम लोगों ने निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर बल लगने वाला बल 0, बल आघूर्ण भी 0। अब तो यहाँ पर लगने वाला बल 0, बल आघूर्ण 0, तो यहाँ स्थिति देख लीजिए कौन सा संतुलन है, स्थायी है कि अस्थायी है। यहाँ तो चूंकि यही नहीं 0, तो यहाँ चेक करने का कोई रीजन ही नहीं होता। यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, इसका मतलब यहाँ चेक कर लिया जाए कैसे संतुलन है, स्थायी है कि अस्थायी। बच्चों अगर देखा जाए कि इसको थोड़ी सी इसकी स्थिति से विस्थापित करते हैं। स्थायी ऐसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे रख दूं एक पॉइंट में यहाँ रख दूं, या मैं ऐसे समझूं कि एक पॉइंट में ऐसे रख दूं, यहाँ एक पॉइंट में यहाँ रख, इसको अगर मैं थोड़ा विस्थापित करके छोड़ूंगा तो अपनी जगह आ जाएगा, तो मतलब ये स्थायी है। और इसको अगर मैं थोड़ा इधर उधर करके छोड़ दिया तो निकल जाएगा, तो ये अस्थायी। ये चेक करना था। तो अगर इस पर चेक कर जाए थोड़ी इधर उधर करें तो यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, क्योंकि बल लिखा है प्लस से माइनस की ओर चलती है। और अगर मैं इस माइनस वाले को थोड़ी इधर करके छोड़ता और प्लस वाले को थोड़ी इधर करके छोड़ता, तो प्लस वाला इधर आना नहीं चाहेगा, तो घूम के इधर आएगा, नहीं फिर से लौट जाएगा। और माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित होगा, तो फिर से ऐसे रखा है, थोड़ी ऐसे करके छोड़ता तो फिर से ऐसे करके रुक जाता। मतलब ये कौन सी स्थिति है, स्थायी संतुलन है और ये अस्थायी संतुलन। इसमें भी आप लोग चेक कर लो, ये प्लस का है, क्योंकि बल लिखा है प्लस से माइनस की ओर चलती है, प्लस का प्लस प्रतिकर्षण कर रहा है। जैसे मैं इस प्लस को यहाँ ले जाऊंगा और माइनस को इधर लाऊंगा, तो ये वाला बल इधर लगता है और ये माइनस का इधर बल लगता है, तो घूम के ऐसे हो जाता। मतलब ये कौन सी स्थिति है, अस्थायी। ये कौन सी स्थिति है, स्थायी। ये स्थायी स्थिति हो गई और ये अस्थायी स्थिति हो गई। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में आ रही है? ये नोट करके लिख लेना। एक बार पूछा था स्थायी स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, और स्थायी स्थिति में यानी स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल संतुलन में थीटा का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए थीटा का मान 0 होगा। और ये पूछा था कि इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो आपको बताना है P माइनस P और प्लस का P में कैसी स्थिति होगी, तो अस्थायी होगी, और थीटा होता है 180 अंश। अब कुछ सवाल देखते हैं। सवाल हम क्या करेंगे कि थीटा का तुम्हें थीटा का तुम्हें ज्ञान करा दिया जाए। थीटा किन के बीच, P और E के बीच। अब देखो
मैंने क्या किया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। यहाँ मैं P की डायरेक्शन ये ले ली है, यानी माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर ले लें, 2 सेंटीमीटर। ई का मान 10 वोल्ट प्रति मीटर और ये कोण 60 है। अब इसको घुमा कर मैं यहां ले आया, ऐसे कर, ऐसे ले आया, और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनका मान 1 माइक्रोकूलम है दोनों का, और यहाँ ले आया। यह फिर से 30 अंक कोण बना। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसको यहां से यहां तक घुमाया तो कितना कार्य करना पड़ा और इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, दोनों चीज निकालना। क्या क्वेश्चन समझ में? एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता 10 वोल्ट प्रति कूलम है। मैं कह रहा हूं एक द्विध्रुव को जिसकी प्रारंभिक स्थिति है 60 अंश के कोण पर, इसको घुमा कर मैं ऐसे करके घुमा कर ऐसे 30 अंश के कोण पर ले आऊं इधर से, तो अब इस यहां से यहां तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा और कितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा हुई। तो W अगर मैं देखूं तो मुझे पता है P cos θ1 माइनस cos θ2। यह बात समझ में आई बच्चों? चलो ठीक है, तो P उसी तरह मैं रख लूं, थीटा सदैव E के साथ लिए जाए, तो ये E है, E की डायरेक्शन के साथ, तो ये θ1 कितना 60, तो cos 60 माइनस cos θ2, और फिर से E के साथ ही लेना है, ये लिया जाएगा। अगर ये हम लोग लेंगे ये कंडीशन, ये 60 इधर से बचा था 30, पूरा 180, तो ये कितना होना चाहिए 150 अंश। अरे बच्चों समझ में आया कि भाई पूरा 180 अंश का कोण बनता है। इसको 30 अंश छोड़ के पूरा ये जो कोण है यहां से लेके ये है θ2, यहां पर मैं लिखता 150। अब cos 60 अंश का मान, P का मान निकालना हो तो यहां से निकाल लो, P बराबर Q गुणे इनके बीच की दूरी कितनी ली थी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणे 10 घात माइनस 2। Q का मान कितना है, Q का मान 1, यानी 1 गुणे 10 घात माइनस 6, किया जाता 2 गुणे 10 घात माइनस 8। E का मान था 10, यानी मैं लिख लूँ 2 गुणे 10 की घात माइनस 8 गुणे 10, और cos 60 अंश का मान 1/2 माइनस 150 अंश का मान माइनस माइनस प्लस हो जाता, और cos 150 को लिखा जा सकता है 90 प्लस 60, ये हो जाता प्लस साइन 60, सॉरी माइनस साइन 60, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हुआ, साइन 60 अंश का मान √3/2। अब इसको हम जोड़ लें, ये हो जाता बच्चों 2, यानी 2 गुणे 10 घात माइनस 7, और इसको जोड़ लें ये हो जाता 1 प्लस √3/2, 2 से 2 काट दीजिए तो आ जाता 1 प्लस √3 गुणे 10 की घात माइनस 7, ये आ जाता जूल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक द्विध्रुव को स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में कार्य ज्ञात करो। अच्छा बताइए, स्थायी संतुलन के लिए थीटा कितना 0, स्थायी के लिए, अस्थायी के लिए बच्चों बताओ 180, अस्थायी अभी फील कराया था बच्चों, किया गया कार्य का W बराबर मैं सीधा लिख लूं P cos θ1 माइनस cos θ2, कहां से कहां मुझे ले जाना है, 1 है अपना 0, तो P cos 0 माइनस cos 180। अब हमें पता है कि P cos 0 का मान 1 और cos 180 अंश का मान -1, तो cos -1 माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो प्लस का 2PE, ये होता है कार्य आंसर। बच्चों इस तरह से वैद्युत विभव हो गया खत्म। आगे हम लोग वैद्युत धारिता देखेंगे। बच्चों जो भी छूटा है मैं बाद में बता दूंगा, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो छूटा है देखा जाएगा अगले वीडियो में। पूरा का पूरा वैद्युत विभवांतर खत्म हो गया। ये चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर जाओ। थैंक यू।